ओके जी। तो जो ऐप पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है सीयूईटी का, उसमें आपको ऑलरेडी है ना, बाकी पार्ट तो है ही। मेनली तो मैं अभी ये वाला पार्ट बता देता हूँ। तो हमने अभी लास्ट क्लास में, लास्ट के कुछ क्लास में जब से बैच स्टार्ट किया है तब से हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है। इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। इस टॉपिक जो पीवाई क्यू के क्वेश्चंस हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने प्रैक्टिस किया हो तो अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला पार्ट अभी कंप्लीट करूँगा, ये पूरा एक बार जस्ट रिवाइज हो जाएगा। तो ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं, फिर हो सकता है यहाँ पे आएंगे, फिर ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी पार्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बाकी तुम लोगों ने पढ़ रखा तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, ये है कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ ना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल, ये सब लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ये सब चीज़ें ना। ये सब नया तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या क्या आता है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग क्या क्या मेजर करते हो, कोई बताओ एनीवन। ये तो है ना स्कूल डेज मीन में भी मीडियन था। मोड। हाँ, क्योंकि ये सब तो स्कूल डेज में भी था ना। स्कूल में आपने 9th 10th 11th 12th ये सब में भी है ये। तो तो मीन मीडियन मोड तो निकालना आता होगा। मेनली मीन मीडियन मोड इसमें आता है ना। चलो एक बार बेसिक्स रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन मेजर ऑफ है ना डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा, वो जस्ट तो ये आप देख सकते हैं, ये कंटेंट जो है गुप्ता कपूर वाली बुक में आपको मिल जाएगी। इसमें आई थिंक ये चैप्टर है ना, जो गुप्ता कपूर वाली बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी पीवाई क्यूज आप देखो, आपको समझ आएगा क्या पूछा जा रहा है। बट एक बार मैं थ्योरीज डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेनली क्या है, जैसे मान लो आपके पास डिस्क्रीट डेटा है इस टाइप का, है ना। पहले बात करते हैं डिस्क्रीट डेटा है करस्पॉन्डिंग। तो इसमें क्या होगा, मतलब ग्रुप नहीं होगा, है ना, अनग्रुप्ड की बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल है, लेट्स से x1 x2 एंड मान लीजिए xn, मान लो n नंबर्स है मेरे पास। तो ये बहुत बेसिक है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मीन, तो मेनली अर्थमेटिक मीन की हम लोग बात करते हैं, है ना। सो अर्थमेटिक मीन इसका क्या होगा, जनरली इसको आप x बार लिखते हैं। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या होता है, ऐसा कुछ नोटेशन दे सकते हो, लेट्स से स्मॉल जी यू कैन से और कैपिटल जी समथिंग, ठीक है। तो अभी चलो जी से डिनोट कर देता हूँ। एंड ऐसे ही हार्मोनिक मीन, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है,
ये हमने उसमें भी यूज़ किया था अक्सर। बताओ जी, तो पहला तो सबको पता होगा, ये तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, 1/n समेशन एक्स आई। तो यही है, यही इसी को आप लिखोगे कि x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, दिस यू ऑल नो। इसका एक्सप्रेशन क्या है ज्योमेट्रिक मीन का? कैसे ज्योमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन करेंगे? एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। अच्छा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा, एंटी लॉग की जरूरत है? ऐसे बिना लॉग के बताओ। सर एक्स आई की पावर 1/n। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्साइज उसकी पावर 1/n हो जाएगी ना। ये तो हमने कई बार यूज़ किया उसमें भी ना। तो ये सब क्या है, सिंपल कि x1 इंटू x2 इंटू, जैसे आप जानते होंगे कि टू नंबर a एंड b है, तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? √अंडर ab। हार्मोनिक मीन क्या होता है? तो ये तो हो जाएगा दिस की पावर 1/n, ठीक है ना। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये आपका ये वाला रहेगा। एंड व्हाट इज हार्मोनिक मीन? अगर मेरे पास है ना डिस्क्रीट डेटा है इस तरह से, तो सर एन अपॉन सिग्मा 1/x। तो n अपॉन सिग्मा 1/x। सो ये आएगा n अपॉन सिग्मा 1 बाई, हाँ वही 1/xi, आई फ्रॉम 1 to n है ना, या n ऐसा बुला सकते हो। तो ये बेसिक, अगर आपके पास कोई डिस्क्रीट डेटा है इस तरह से n नंबर्स हैं, और इसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब इसमें फिर आता है मोड और मीडियन, कैसे निकालेंगे? तो इसी में अगर बात करूं मैं कि हाउ टू फाइंड, जैसे n नंबर्स है मेरे पास, xn है ना। अब इसका मुझे मोड निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं? अच्छा, यहाँ पे तो चूंकि मैं मान रहा हूँ कि है ना डिस्टिंक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, या अगर रिपीट कर रहा होगा तो फिर देखेंगे फ्रीक्वेंसी, यही ना। तो कैसे डिफाइन करोगे मोड? कैसे निकालेंगे हम लोग मोड और मीडियन, कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी ट्राई करो भाई, ये सब तो आता होगा, बहुत बेसिक है, तो स्कूल डेज में पढ़े होगे आप लोगों ने ये सब, 8 9 10 में
था। मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, है ना। सो नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और अगर दो का सेम रहा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो है ना, नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यही ना, ये बोलते हैं आप लोग। मीडियन, मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन तो मिडल वैल्यू ना, तो कैसे फाइंड होगा? सर जब n ऑड होता है तो n+1/2 एक टर्म लेकिन उसके पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ता है ना, इंक्रीजिंग या सेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग। में। हाँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, अब जो भी ऑर्डर हो, इसलिए हम लोग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसीलिए आता है। तो यहाँ जस्ट अभी समझने के लिए मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ, मतलब इन्हीं इन नंबर्स को ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूँ। तो जैसे x1 लिख रहा हूँ, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इन सब का जो स्मॉलेस्ट होगा, x2 मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन, तो ये आपका चलता रहेगा xn। अब इसमें क्या होगा, तो कौन सा वाला नंबर, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसमें से आपको देखना है कि मिडिल वन कौन सा है, तो वो दोनों लॉजिक है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो n अगर ऑड है तो कौन सा वाला नंबर होगा, n+1/2th नंबर इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके टर्म में लिखूं इस नोटेशन में, तो x n+1/2 यही होगा जी। एंड अगर n ऑड, n अगर इवन हुआ तो क्या आएगा, n/2th plus n/2 plus 1/2। तो एक नंबर अगर चाहिए तो वो मीडियन होगा, अदरवाइज इट कैन बी एनी नंबर बिटवीन, मतलब यू वांट वन नंबर एज ए मीडियन तो उसका एवरेज ले लेते हैं, अदरवाइज कोई भी नंबर इस बीच का x n/2th से x n/2 + 1th, है ना, ये ब्रैकेट लिख रहा हूँ, इस बीच का हर नंबर मीडियन हो सकता है, इस बीच का, इस इंटरवल का। अब एक नंबर आप, चूंकि एक नंबर आप लिखना चाहते हो इसलिए आप इसका एवरेज ले लेते हो, है ना, ये एक इंटरवल लिखा हूँ मैं कि एनी नंबर बिटवीन दिस n/2th नंबर n/2 + 1th नंबर के, है ना, के बीच का कोई भी नंबर होगा, चलेगा जी, देख लो एक बारी। बाकी यू वांट वन नंबर तो आप इसका एवरेज ले लेते हो, है ना, ये है। तो ये तो मीडियन हो गया, बेसिक है कि अनग्रुप जो हमारे पास जस्ट एक डिस्क्रीट डेटा है, या है ना इस तरह से अनग्रुप डेटा है। अब ये तो चलो हमने ऐसे ही n नंबर्स लिख दिए, अब आपको पता होगा कई बार अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है या फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखा होता है। तो जैसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा कि इसमें मान लीजिए मेरे पास नंबर है x1 x2 xn, और साथ में आपको इसका फ्रीक्वेंसी दे देता है f1 f2, ठीक है, f1 f2 एंड सो ऑन fn, ऐसा आ जाएगा। अब इस तरह के जो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, मैं तरीके से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कैसे निकालेंगे अरिथमेटिक मीन, मतलब मीन कैसे आएगा, सिग्मा fx/सिग्मा f। है ना, तो ये आप लोग जानते हैं, हाँ, सिग्मा fi/xi, क्योंकि इन सब का जो सम होगा ये कैपिटल N कर देता हूँ, कैपिटल N द टोटल नंबर ऑफ जो भी डेटा पॉइंट्स होगा, मतलब टोटल नंबर्स होंगे, x1 x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 एंड सो ऑन xn की फ्रीक्वेंसी fn है। तो टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास होंगे, है ना, या टोटल जो बोलूँ कि
जो नंबर्स होंगे विथ रिपीटेशन काउंट करेंगे तो n आएगा, है ना। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n है, n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं ये बोल रहा हूँ इस सबका सम जो है ये n होगा। तो यहाँ पे n लिख सकते हैं आप, जहाँ पे n जो मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है। फिर यहाँ से हम लोग कैसे निकालते हैं मीडियन या मोड, ये कैसे निकालते हैं? तो ये सब स्कूल में था, है ना, जैसा आपको रिवाइज करो। हाँ अब आ रही होगी ना, ठीक है। तो मैं कह रहा मोड का फॉर्मूला क्या होता था, ये सब स्कूल डेज में पढ़े होंगे ना आप लोग, बताइए क्या होता था, कैसे निकालते थे? 3 median minus 2 mean. अच्छा, तो वैसे तो इसमें तो कुछ खास नहीं है ना, हमें देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसमें तो कुछ है नहीं ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें तो वही है जो ग्रुप डेटा, जो ये अनग्रुप्ड है, अनग्रुप मतलब मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। इसको क्या लिखते हैं, इसमें तो ये तो ठीक है, यहाँ तो अभी यही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आ जाएगा, क्योंकि हमने ये कॉन्टिन्यूस नहीं लिखा ना, जैसे 10 to 20 20 to 30 रहता है उस तरह से। बस इसमें तो वही रहेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। जो भी है नंबर या एक्सआई विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वैसा एक्स जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो।
ये तो ठीक है। इसका मीडियन कैसे निकालते हैं? सर पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ठीक है। और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हाँ, क्या फॉर्मूला था? n+1/2 वाले। हम्म जैसे अगर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, ये सब स्कूल डेज में ये सब था, तो बस उससे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ आप n निकालोगे पहले, फिर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, है ना, ठीक है, फिर n/2 निकालोगे जैसे बता रखा है इस बुक में। मीडियन निकालने के लिए n की वैल्यू आ जाएगी, फिर n/2 फाइंड करेंगे। यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, ये जैसे ये xi है, ये fi है फ्रीक्वेंसी, cf लिख देता हूँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ f1 है, यहाँ f1 + f2 चलता रहेगा, यहाँ लास्ट में n आ जाएगा, है ना, टोटल f का सम यही होता है। फिर क्या करेंगे, इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज ऑब्टेन बाय कंसीडरिंग, है ना, वही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो n/2 फाइंड करो, देन सी द cumulative फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि वैसे xi जिसका cumulative फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन है n/2 से, यही ना, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज मीडियन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि xi विथ cumulative फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 से आ जाएगा, देख लो। तो ये तो इसके लिए हो जाएगा, मीन मीडियन मोड की मेनली बात कर रहे हैं। मीन मतलब ऐसा सिर्फ मीन लिखा होता है तो अर्थमेटिक मीन ही होता है। सो अभी हम लोग मीन मीडियन मोड की बात कर रहे हैं। ग्रुप्ड में क्या होगा, अगर हम ग्रुप्ड की बात करेंगे कि उसका अलग फॉर्मूला था, तो ये सब है ना स्कूल डेज वाली जो बुक है उसमें भी मिल जाएगा, गुप्ता कपूर वाली बुक में भी है, और जो 9th-10th वाला जो आप बुक पढ़ते थे, स्टैटिस्टिक्स की बुक खोलोगे, मतलब 9th-10th का जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें जो एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स होता था, तो उसमें ये सब आप देखेंगे, वहाँ फॉर्मूला है ये सब का, ठीक है ना। ये तो बेसिक है। अब मेनली हमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है कि मान लो कोई नंबर में किसी डेटा पॉइंट में ईच में अगर कोई नंबर ऐड कर दिया तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन जस्ट मैं ये रिकॉल करा रहा हूँ कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा उसमें जब हम लोग वैसे पढ़ते थे। फिर ऐसे ही ग्रुप्ड के लिए आप लिख सकते हैं कि ग्रुप्ड में क्या होता था कि जैसे कोई डेटा है 0 to 10, या अब यहाँ पे जैसे कंटिन्यू या तो कनेक्टेड है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो वैसा होगा, या आप 10 को इग्नोर करो, तभी मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। फिर आपको ये फाइंड करना होता था। तो अल्लाह मुझे लगता नहीं इतना कैलकुलेशन एग्जाम में देगा, ये जस्ट मैं एक बार रिकॉल करने के लिए बोल रहा हूँ। CUET एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ डेटा दे दिया आप निकालते रहो, क्योंकि वहाँ टाइम कम है, तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा एक क्वेश्चन में आप 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट दे सको, है ना। क्वेश्चन वहाँ बहुत शॉर्ट में आएगा वैसे। तो फिर भी अगर तुम एक बार रिवाइज कर लेना कि मान लो ये डेटा है और साथ में यहाँ फ्रीक्वेंसी है ना। सो ये कोई नंबर दे दिया और ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ f फ्रीक्वेंसी कुछ दे देगा आपको। फिर आपको फाइंड करना है मीन मीडियन मोड क्या है। तो ये सब एक बार जस्ट चेक कर लेना, जो भी यहाँ पे नंबर मान लो 2, 3, 4, है ना, एनीथिंग, मतलब समथिंग जो भी होगा। अब इसका आप मीन कैसे निकालोगे, है ना, मीडियन कैसे निकालोगे, मोड कैसे निकालोगे, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना। ऐसे इस तरह क्वेश्चन आए नहीं है, PYQ आपके पास है ही CUET में, बट यू कैन जस्ट रिवाइज। मेनली हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं मीन मीडियन मोड का, है ना। तो जैसे अब क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप उसका आंसर ट्राई करो। जैसे
जैसे इस तरह का रिजल्ट मैंने पहले भी लिखाए होंगे, जैसे एक थ्योरम है या क्वेश्चन है कि जैसे क्या होता है, या मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ कि मान लो हमारे पास नंबर्स हैं, कंसीडर, है ना, जो नंबर होगा n नंबर्स आपके पास है, लेट्स से x1 x2 एंड xn, ठीक। अब आपसे पूछता है कि समेसन xi माइनस यहाँ सम क्वांटिटी स्मॉल a है, लेट्स से होल स्क्वायर। तो ये बहुत लोग जानते होंगे, ये रैंडम वेरिएबल में भी यूज करते थे। दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू, ये एक रिजल्ट ही है जिसको मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हालांकि ये थ्योरम है। तो क्या होता है, मान लो ये क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आएगा, Mean. है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, 4 ऑप्शंस लिख सकते हैं। तो या तो मैं ऐसा, है ना, अगर थ्योरम लिख दूंगा तो इसको पहला पॉइंट बना देता हूँ, ये है। तो ये एक रिजल्ट है कि ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, मतलब प्रूफ भी किया जा सकता है, ये रैंडम वेरिएबल में आपने प्रूफ किए होंगे। तो इसका आ जाएगा a की वैल्यू जो होगी a इज इक्वल टू एक्स बार, है ना। फिर ऐसे ही दूसरा रिजल्ट आता है कि आपके पास xi माइनस a का मॉड है ना। तो आगे पढ़ेंगे क्या, ये मीन डेविएशन अबाउट a, डेविएशन अबाउट a, तो उसमें n डिवाइड करेंगे तब मीन होगा ना, 1/n करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये जो xi माइनस दिस, ये भी एक रिजल्ट है। दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू व्हाट, Median. मीडियन, है ना, मीडियन ऑफ एक्साइज। तो इन नंबर्स का जो मीडियन आएगा वो आपके पास आएगा, तो ये जो इक्वल होगा मीडियन के लिए, ठीक है। आगे अगर तो ये एक दो रिजल्ट है, जिस तरह क्वेश्चंस आपको इसमें कुछ रिलेटेड आ सकता है। इसमें एक वर्ड यूज किया है वेटेड मीन, इसका क्या डेफिनेशन है, सीयूटी में भी क्वेश्चन इस पे आ चुका है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ, एक वर्ड है WEIGST है ना, वेटेड मीन। तो इसमें वेट ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं, अगेन मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे अगर अलग अलग बात करें तो x1 x2 xn है, एंड ये नंबर्स हैं, इसका वेटेड मीन फाइंड करना है ऑफ दिस दीज नंबर्स, क्या होगा, सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन वेटेड मीन का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो क्वेश्चन इसमें वेट क्या है, क्वेश्चन ये भी है ना, दिस। तो यहाँ पे जो आता है इसका फॉर्मूला, तो अभी मैं WM लिख देता हूँ शॉर्ट में, वेटेड मीन इसी को। तो ये आएगा समेसन WI अपॉन, क्या आएगा, सिग्मा WI। हाँ, सिग्मा WI। सो क्वेश्चन ये WI क्या है, तो WI आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इट इज वेट असाइन टू नंबर xi, है ना, वेयर मैं ये बोल रहा हूँ कि WI इज वेट असाइंड टू xi, मतलब एक टर्म है जो डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वेटेड मीन। ये वेट जैसे फ्रीक्वेंसी हो जाता है ना, वेट की जगह यहाँ पे तुम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो, जो FI था तो FI xi अपॉन समेसन FI हो जाता है।
अच्छा इसमें एक टर्म और है वेरिएंस कैसे डिफाइन, यहाँ हम डिफाइन कर रहे थे शुरू में, तो इसमें आप लोग वेरिएंस कैसे डिफाइन करते हो? जैसे यहाँ पे इसी में अगर बात करें हम कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस। फोर्थ, सो वेरिएंस कैसे डिफाइन करेंगे इस एन नंबर्स के लिए, क्या डेफिनेशन है जी? तो यहाँ क्या होगा 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये ना, ये होगा वेरिएंस। इन एन नंबर से अगर वेरिएंस फाइंड करना हो तो ये फाइंड करना होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप जानते ही हो, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, जिसको सिग्मा लिख सकते हैं या सिग्मा स्क्वायर इसको लिख सकते थे हम, तो ये इसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे सैंपल वेरिएंस जब हम लिखते हैं, आपको याद होगा जब हम सैंपल वेरिएंस लिखते थे तो वहाँ 1/n-1 होता था, ठीक है। अभी सैंपल वेरिएंस नहीं, सैंपल वेरिएंस में यहाँ n-1 आता है। तो ये जस्ट नंबर्स है मेरे पास, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में ये आपकी आइडेंटिटी है। इस तरह से आ जाएगा। अच्छा देखना पड़ेगा क्वेश्चंस कैसे आए हैं ना, तो ये तो ऐसे ही कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो जैसे एक क्वेश्चन है कि ये जो पूछ रहा है आपसे, फाइंड द सिंपल मीन एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन, है ना, ऑफ द n नेचुरल नंबर्स व्हेन वेट बीइंग करस्पॉन्डिंग नंबर्स, है ना। सो पूछ रहा है कि फाइंड वेटेड मीन ऑफ नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 n, ठीक है, when same number is assigned as weight, ठीक है ना। तो मतलब ये लाइक फ्रीक्वेंसी, जैसे वेट हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं। तो जो डेफिनेशन है वेटेड मीन का कि व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 n व्हेन सेम नंबर इज असाइंड एज वेट, है ना, करस्पॉन्डिंग दैट नंबर टू करस्पॉन्डिंग नंबर। तो इजी है, मतलब इसका फाइंड करके देखो, डेफिनेशन लगाओ सिंपली। तो 1 का वेट 1 है, 2 का वेट 2 है, 3 का वेट 3 है, इस तरीके से है। तो इस तरीके से क्या निकल के आएगा आपका वेटेड मीन।
सर 2n+1/3। अच्छा 2n+1/3 ठीक है। सो तो यहाँ सिंपल है ना, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ मीन, तो इसमें ये था समेसन WI/XI/समेसन WI, यही है। तो यहाँ नंबर n नंबर्स हैं आपके पास, तो ईच WI जो है वही XI है, तो XI 1 2 3 है ना, X1 1 X2 2 XN है। सो यहाँ कहीं ना कहीं समझ लो I/I टाइप का है, या K लिखना है K लिख सकते हो। एंड यहाँ पे समेसन I फ्रॉम 1 to n, तो ये हो गया कुछ समेसन I² I फ्रॉम 1 to n, जिसको खोलोगे तो ये क्या है, अगर इसको ओपन करें तो ऐसा कुछ बनाएगा। ओपन करोगे तो 1² से लेके n² तक, यहाँ 1 से n तक, तो कितना होता है n इंटू n+1 2n+1/6, और यहाँ n इंटू n+1/2। सो ये और ये तो कट जाएगा, और ये 2 3 जा, तो ये आ गया, ठीक है। सो 2n+1/3, ठीक है। एक बार मैं ये लिखा देता हूँ, फिर हम कंबाइंड मीन की बात करेंगे। जैसे इसकी बात कर रहा था ना, ग्रुप्ड वाला है, तो इसकी थ्योरी अगर तुम एक बार लिखा ही देता हूँ जो लिख रहे थे, तो जैसे मान लो आपके पास नंबर्स हैं, डेटा है x1 से x2, x2 से x3 एंड सो ऑन, xn-1 से xn, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है f1 f2 fn, मान लो ऐसा है। नहीं, यहाँ पे f1 f2 तो fn-1 तक ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि तो वैसा बनाया ना मैंने, यहाँ लिख लो xn to xn+1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी fn होगी। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं आप लोग, कॉन्टिन्यूअस डेटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग मीन कैसे निकालते हो, मीडियन कैसे निकालते हो, और मोड कैसे निकालते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सर इसमें पहले मिड वैल्यू निकालनी होगी। तो मीन के लिए हमें मिड पॉइंट निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि, है ना, जैसे इसको क्लास भी बोलते हैं, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है f, और यहाँ आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। सो मिड पॉइंट जो भी आएगा, है ना, तो अभी के लिए मैं अगर मान लूँ कि मिड पॉइंट m1 m2 एंड सो ऑन, यहाँ mn है, यहाँ mn-1 ऐसे होगा ना, तो फिर मीन क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, या है ना, मीन को अगर मैं w बोल दूँ तो वही मतलब फ्रीक्वेंसी वही था ना। देन व्हाट इज द मीन x बार, x बार की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा FI/WI/n। सिग्मा, है ना, बस चूंकि मैंने यहाँ m ले रखा है, w भी ले सकते थे, तो मिडल पॉइंट है इसलिए m लिया है, तो वही आ जाएगा, ये mi इंटू xi अपॉन टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी तो है साथ में, एक मिनट, mi/fi ना, यहाँ fi, समेसन mi/fi, फ्रीक्वेंसी वही नंबर था ना, सो xi/fi की जगह यहाँ xi की जगह, है ना, ये आएगा mi आएगा, mi इंटू fi अपॉन समेसन fi, जिसको मान लो टोटल, है ना, कैपिटल N है, मान लेते हैं कि ये टोटल जो सम है फ्रीक्वेंसी का, ये कैपिटल N आएगा। तो देन आपका ये तो मीन आ गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द मीडियन। सर मीडियन का L+n/2 - CF/F/I। तो इसमें जो है, अगर स्कूल डेज वाला फॉर्मूला लिखोगे तो L प्लस L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एंड n/2 माइनस CF, और क्या होता है, अपॉन F। F इंटू H, सो अपॉन Yes, sir. F इंटू H। अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज L, व्हाट इज, बताइए। सो यहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो n तो हमें पता है कि टोटल समेसन fi है ना, ये तो ठीक है।
एल क्या यूज करेंगे? व्हाट इज एल? lower limit of a median class. जी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो यहाँ से आपके पास आएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे डिसाइड होगा? सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के n/2 की वैल्यू से। ओके, सो यहाँ से सी एफ निकाल लेंगे हम लोग। सी एफ निकालना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल को थोड़ा सा मैं अगर इधर कर दूँ, सो यहाँ सी एफ निकाल, मैं एक ही टेबल में मैं सारे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जस्ट तुम अलग अलग बनाना अपना। तो ये सब आप जानते हो, एक बार बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना, सब लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ सी एफ लिखेंगे, जैसे ये F1 होगा, यहाँ F1 प्लस F2, है ना, इस तरीके से ये सब लोगों के लिए, क्योंकि नया नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सब नया है आपके लिए। सो ठीक है, सो जैसे यहाँ पे F1 आएगा, यहाँ F1 प्लस F2 चलता रहेगा, यहाँ से ही मतलब लास्ट में यहाँ n आ जाएगा, है ना। यहाँ F1 से लेके Fn-1 तक रहेगा, एंड सो ऑन, लास्ट में n आ जाएगा। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो क्या देखते हैं कि कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए, n/2 से ज़्यादा या कम? सर ज़्यादा। है ना, जस्ट ग्रेटर देन। तो जो मीडियन क्लास होता है, क्लास विथ, यहाँ का लिखेंगे हम, क्लास विथ कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट मोर देन n/2, यही ना। एक ऐसा क्लास लो जिसकी फ्रिक्वेंसी जस्ट मोर देन, मतलब नेक्स्ट लार्जर नंबर हो, ठीक है। सो इज, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं मीडियन क्लास, है ना, इज मीडियन क्लास। तो ये हमने डिफाइन कर दिया मीडियन क्लास को। तो मीडियन क्लास में जो है, ये जो मीडियन क्लास है उसका एल यूज होगा, लोअर लिमिट। एन डिफाइंड हो गया। ये सी एफ की जगह क्या यूज करेंगे और एफ की जगह क्या यूज करेंगे? सी एफ किसका यूज होगा? सर CF क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, तो यहाँ कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ सर मीडियन क्लास प्रीसीडिंग मीडियन प्रीसीडिंग क्लास। ना, ओके। तो यहाँ से जो सी एफ आप यूज करेंगे, दैट इज द कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहाँ जो सी एफ प्लस है ना, या तो कुछ और नोटेशन यूज कर सकते हो आप। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ, ठीक है, कुमुलेटिव, या कुछ नया नोटेशन देना चाहो, कुछ अलग नोटेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सी एफ की जगह जस्ट मैं सी लिख देता हूँ अभी के लिए, समझने के लिए, तो यहाँ तक ईजी रहेगा। सो मान लो ये सी है, तो यहाँ सी क्या यूज़ करेंगे? कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। तुम ठीक से रिवाइज करना। एफ क्या यूज़ करेंगे आप? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफ हेयर? फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ से एफ की जगह फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड एच क्या है? व्हाट इज एच? height or width of the class. हाँ, मतलब जो भी लेंथ है ना, हाइट या वही लेंथ ऑफ द क्लास, लेंथ बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ क्लास क्या होता है? जो अपर माइनस लोअर ना, मतलब लिमिट जो है, तो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल या क्लास जस्ट, ओके। तो इससे आप निकाल लेंगे मीडियन। अब आता है मोड। मोड कैसे निकलेगा? तो मोड के लिए क्या करते हैं? तो मीन और मीडियन के लिए तो ये वे हो गया, है ना, दिस इज वे टू फाइंड। ये मीन ऐसे निकालेंगे, जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा इस तरह से, और ये मीडियन का फॉर्मूला है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द मोड, ठीक है। सो मोड का क्या लिखते हैं? L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 ठीक है into ना। I। सो एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। देखिए जी, सो नाउ अगेन द सिमिलर थिंग हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है ना,
तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या लेना है। सो एल तो अगेन वही है। सो पहले यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा कि मोड क्लास है या मॉडल क्लास बोलते हैं, या मॉडल क्लास ना। सो मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करेंगे? एल जो होगा आप बोलेंगे यहाँ पे एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और ये सब चीज़ें 9th-10th वाली जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, वहाँ जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ, आप पढ़ के उसको रिवाइज करके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है ना। अब मॉडल क्लास अगेन कैसे डिसाइड होगा? सेम वे है या कुछ अलग है? हाउ टू डिसाइड? फ्रीक्वेंसी मैक्स होगी। फ्रीक्वेंसी मैक्स होगी, ओके। सो अ क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, a class with highest frequency is model class। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। नाउ तो आगे क्या एक्सप्लेन करना है? व्हाट इज दैट? F0, F1, F2, H तो वही है, H इज क्लास लेंथ, S इज क्लास लेंथ ये है। और F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका? मॉडल क्लास। चेक करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड F। Current frequency, हाँ sir. Current frequency of model class. ठीक है, हाँ करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 और F1 क्या है? F0 F not preceding or F2 succeeding. ठीक है, मतलब वही करंट फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास वो भी होगा। एंड फ्रीक्वेंसी इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तुम इसको लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, उसके ऊपर वाला ना, उसके पहले वाला। और यहाँ होगा F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, है ना, ये लिख देता हूँ, सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, एक बार जस्ट मैं रिवाइज करा दिया, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो आपको डिफरेंट आइडिया मिल जाएगा। इसके लिए 9th-10th वाले लेवल का बुक देख सकते हो आप, उसमें ऑलरेडी है ये सब चीज़ें। अब थोड़े से आगे मैं आता हूँ, थोड़े लार्जर कॉन्सेप्ट पे। तो ये सब आप लोग जानते ही हो मोस्टली। जैसे अब क्या होता है कि 2 डेटा हमारे पास है, और लेट्स से x1 x2 xn, y1 y2 yn, मान लो ऐसा है। तो अच्छा थ्योरम ही लिख देता हूँ, या हम ऐसे वो लिख सकते हैं। तो जैसे x1 x2 xn डेटा है, और इसका मीन है लेट्स से मैं x बार बोल देता हूँ, एंड y1 y2 yn एक डेटा है जिसका अर्थमेटिक मीन, तो ये अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ, y बार है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन है। तो कंबाइंड डेटा का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? मतलब सबका एक साथ अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो कितना आएगा? x बार y बार के टर्म में बताओ, x बार y बार और n के टर्म में। या क्लास साइज हम अलग अलग कर सकते हैं ना, अगर तुम चाहो तो। जैसे लेंथ इसका अलग अलग कर सकते हैं, मान लो n1 है और यहाँ n2 है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्वेश्चन है कि कंबाइंड मीन, मतलब इन दोनों डेटा को एक साथ रख दे तो कंबाइंड मीन कितना आएगा? n1 x bar plus n2 y bar upon n1 plus n2. n1 x बार प्लस n2 y बार अपॉन n1 प्लस n2।
ठीक है ना, हमारे पास n1 नंबर ऑफ एक्साइज हैं, n2 नंबर ऑफ वाईआईज हैं, तो टोटल नंबर हमारा n1 प्लस n2 हो गया। तो पूछ रहा है कि टोटल उसका क्या होगा, तो ये ना ये सम ऑफ एक्साइज है, ये सम ऑफ वाईआईज है अपॉन n1 प्लस n2। तो कंबाइंड मीन कितना होगा सिमिलरली, तो कंबाइंड मीन यहाँ अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे थे ना, दिस वाज अर्थमेटिक मीन, ये इसकी बात कर रहे थे, ये अर्थमेटिक मीन था। और यहाँ भी हम जो बात कर रहे हैं ये अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन पे आऊँ तो क्या होगा, तो अगर हम थ्योरम लिखे कि मान लो इसका अगर स्टेटमेंट में लिखूं, जैसे ये बुक में कहता है कि n1 n2 आर द साइजेस ऑफ, जैसे इसी लैंग्वेज में उसको भी लिख सकते थे हम लोग, जैसे ये लिखता है कि इफ n1 एंड n2 आर साइजेस, ठीक है, जो डेटा सेट है, एंड साथ में कॉमा g1 एंड g2 आर ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ, है ना, टू डेटा या उस तरह से सेट्स, तो आपसे पूछेगा देन, अच्छा, तो जो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो इसमें पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है ये, द ज्योमेट्रिक मीन जी ऑफ द कंबाइंड डेटा क्या होगा। एंड मान लो ऐसा है, लेट जी बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कंबाइंड डेटा, ठीक है ना, मतलब एक साथ दोनों ये डेटा हमारे पास समझ लो n1 लेंथ का n2 लेंथ का, ऐसा n1 साइज n2 साइज का, तो जो कंबाइंड डेटा का मान लिया ज्योमेट्रिक मीन g है, तो g1 g2 g और n1 n2 में क्या रिलेशन होगा, तो हाउ g1 g2 एंड g आर रिलेटेड। तो ये थ्योरम्स हैं एक्चुअली, है ना, इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ बुक में है, आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट लिखाऊंगा मैं। तो क्या रिलेशन है, जी विद द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कंबाइंड डेटा, तो कंबाइंड एक साथ n1 प्लस n2 नंबर से उसका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, ये सब गुप्ता गौर में है, तुम देख सकते हो। तो यहाँ जो रिजल्ट है वो ये कह रहा है लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू क्या है जी, लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू, तो ये रिजल्ट है ऑलरेडी गुप्ता गौर में, तुम चेक करो। n1 log g1 plus n2 log g2 by n1 plus n2 जी, है ना, सो तो यहाँ से आएगा n1 log g1 प्लस n2 log g2, यही सब होगा क्या, चार ऑप्शन बना के दे देगा इस तरह से चीजें, मतलब यही स्टेटमेंट और क्वेश्चन बना देगा और चार आपके डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, तो याद रहेगा तो इजीली कर पाओगे, नहीं तो कई बार क्या है प्रूफ करने के चक्कर में पड़ोगे तो पूरा एग्जाम में टाइम चला जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो ये सब रिजल्ट है। सिमिलरली ये रिजल्ट हार्मोनिक मीन के लिए क्या होगा, क्या फॉर्मूला है, आया कुछ, इसका ड्राइव करना पड़ेगा, इसमें दे रखा है।
सर जी, सर इस कंबाइंड के आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है? कंबाइंड मीन, यहाँ पे कंबाइंड डेटा लिख दिया है, डेटा। और सर अभी आपने जो बताया ना ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, हाँ, जिसके पहले ये जो क्वेश्चन करवा रहे थे आप वेटेड मीन वाला, ये थोड़ा पूरा नहीं हुआ शायद? ये हाँ, इसके पहले क्वेश्चन करवा रहे थे ना वेटेड मीन का। हाँ वो तो हो गया ना, उसका आंसर वही था ना, क्या आया, ये वाला ना, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है जी सर जी। 2n+1/3। ओके सर। इसमें बता, इसमें ये स्पेसिफाई ये था कि जो वेट है वो सेम नंबर है, तो xi एंड wi सेम है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई कीजिए, इसका आंसर ये आया, दिस इज आंसर एक्चुअली। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तो अभी जैसे, ओके सर। हाँ, देन कुछ टर्म्स है ना, वैसे लिख देता हूं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ द डेटा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, रेंज ऑफ डेटा को, जैसे टर्म है कि रेंज, मान लो डेटा अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही लेके चलता हूँ, डिस्क्रीट डेटा ही लेके चलता हूँ, ये मेरे पास नंबर्स हैं, इसके रेंज को आप कैसे डिफाइन करते हैं। सर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट होगा ना। हाँ हाँ, रेंज ऑफ दिस इज, तो सिंपली मान लो आर में लिख देता हूँ अभी रेंज को, सो ये जो होगा मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम और जो मिनिमम उसका डिफरेंस, अगर मैं वैसे नोटेशन में लिखूं तो जो हम लोग यूज करते हैं कि xn माइनस x1 है ना, इसको अगर अरेंज करें हम असेंडिंग ऑर्डर में, सो x1 सबसे छोटा होगा, x2 सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन xn, तो लार्जेस्ट वन माइनस स्मॉलेस्ट वन, ये रेंज है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टर्म जो इसमें डिफाइन हो रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सो क्वार्टाइल डेविएशन है ना, या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 minus Q1/2। हाँ, क्वार्टाइल डेविएशन, सो ये जो आपके पास है क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये 1/2 Q3 माइनस Q1, अब ये Q1 Q2 Q3 क्या है, तो ये Q1 एंड Q3 क्या है, वेयर Q1 का क्या मतलब है एंड Q3 का क्या मतलब है, तो मुझे समझ आएगा फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। जी, तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, तो फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। अब क्वेश्चन है ये कैसे फाइंड होगा, हाउ टू फाइंड, जैसे सेकेंड क्वार्टाइल ही मीडियन है, आपने जो रैंडम वेरिएबल जिन लोगों ने ढंग से पढ़ा है, तो वहाँ हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे जो सेकेंड क्वार्टाइल है वही हमारा मीडियन होता है, और फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, सिंपल आप डेटा को, है ना, यू डिवाइड द डेटा इनटू 4 पार्ट्स 3Q4, है ना, इस तरह से रहेगा। तो ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, है ना, तो सेकेंड क्वार्टाइल जो मीडियन है, तो ये इसका फॉर्मूला है, जिसपे क्वेश्चन आएगा, भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी फॉर्मूला लिख लो। मीन डेविएशन का क्या डेफिनेशन है, अभी आगे आते हैं, मीन डेविएशन अबाउट ए, जैसे एक वर्ड आएगा मीन डेविएशन अबाउट नंबर ए, है ना, इस तरह से लिख रहे हैं, तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, कोई नंबर है और डेटा वही है x1 x2 xn है, तो मैं भी जो फॉर्मूला जो ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी सिर्फ इसके टर्म में लिख रहा हूँ कि x1 x2 xn, मेरे पास ये n डेटा पॉइंट्स हैं, n नंबर्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो इसका सिंपल है ना, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन अबाउट ए बोल रहा है, सो मीन मतलब 1/n समेशन डेविएशन अबाउट ए का मतलब हो गया xi माइनस ए इज डेविएशन अबाउट ए, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया एंड देन इसका एवरेज निकाल दिया, तो ये आएगा। जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है ना कई बार, ना, तो ऐसे लिखा होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन,
कौन सा मीन, एक्स बार। तो ये इसका फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, डेविएशन है ना। और इसी में अगर स्क्वायर ले लेंगे तो यही वेरिएंस होता है। वेरिएंस कुछ देर पहले मैं लिख रहा था कि वेरिएंस क्या होगा इस नंबर्स का, तो इनका वेरिएंस अभी लिखा था 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका रूट होगा। फिर एक और वर्ड आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका क्या फॉर्मूला है, ये वर्ड यूज होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिग्मा बाई म्यू। जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये सिग्मा बाई जो भी मीन होगा, है ना। तो अगर डेटा पॉइंट के टर्म में लिखे तो वही सिग्मा आपको पता ही है क्या है, रूट अंडर 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एंड यहाँ मीन तो पता ही है 1/n समेसन एक्स आई। इस तरह से आ जाएगा। और डेटा आपके पास 1 2 3 अप टू n नंबर्स हैं, तो ये बेसिक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ जस्ट में, ठीक है। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है। अगर विथ फ्रीक्वेंसी होगा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर विथ फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स आई के साथ। तो अभी जो मैं ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 1 ले रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी एफ आई होगा तो आप एफ आई मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ठीक है। इसमें एक और पूछ रहा है कंबाइंड वेरिएंस क्या आएगा, है ना। तो कंबाइंड वेरिएंस के लिए एक थ्योरम है, देखो कि जैसे ये अभी लिखा ना कंबाइंड, जैसे अर्थमेटिक मीन कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखा, वैसे ही कंबाइंड वेरिएंस के करस्पॉन्डिंग एक थ्योरम है कि बोल रहा है कि लेट n1 n2 बी द साइजेस, let n1 and n2 are sizes and x1 bar and x2 bar are arithmetic means, मतलब मीन्स में तो वही arithmetic means, तो जस्ट मीन लिखा हुआ है तो मतलब arithmetic mean ही होगा, ठीक है। तो arithmetic means, एंड आपसे पूछ रहा है and sigma 1 square and sigma 2 square are variances of two data, है ना, डेटा सेट ऑफ साइज तो लिख ही दिया है। तो पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा इज, देन वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा, जो कंबाइंड डेटा होगा टोटल n1 प्लस n2 साइज हो जाएगा कंबाइंड डेटा का, तो उसका वेरिएंस क्या होगा, बताइए इसका क्या फॉर्मूला है। है ना, क्योंकि ये सब प्रूव करना इतना आसान, मतलब एग्जाम में आसान नहीं होगा, इतना कम टाइम में नहीं कर पाओगे, बट अभी आप ट्राई कर सकते हो कि लिख लो दोनों डेटा सेट, जैसे x1 x2 xn1, दूसरा डेटा सेट है y1 y2 y3 yn2, इस तरह से। अब आप उसका फाइंड करो कंबाइंड डेटा का वेरिएंस क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। इसी को नंबर के टर्म में दिया जा सकता है कि n1 2 है n3 4 है, ऐसे करके आपसे पूछ लेगा वो, एग्जाम में ऐसा भी किया जा सकता है। आएगा जी।
ठीक है, इस पर आता हूँ एक जैसे। अच्छा, ये तुम लोग क्या जानते हो? अगर रिमार्क में लिखूँ, मैं रिमार्क या थ्योरम में लिख देता हूँ, फिर उस पर लिखते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? कोई डेटा है आपके पास? सो तीनों मीन निकालते हो, इन तीनों में रिलेशन क्या आता है? Arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, greater than equal to एक तो ये है, और दूसरा जैसे एक है मीन डेविएशन और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? Mean deviation less than equal to. हाँ, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन इक्वल, है ना? तो स्टैंडर्ड डेविएशन मोर मतलब ये लेस देन इक्वल टू होगा। सो मीन डेविएशन विल बी लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना? अभी इसका डेफिनेशन आपने लिखा है। मीन डेविएशन क्या था कि जस्ट क्या लिखा था? 1/n समेसन मॉड xi माइनस एक्स बार। अगर कुछ नहीं लिखा तो अबाउट मीन होगा, ये होगा ना जी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? √1/n समेसन xi माइनस एक्स बार। सही है, देख लो, i फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे बताओ इसका क्या है? तो इसका जो आएगा n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। अब ये क्वेश्चन है d1 d2 क्या है, ये कहाँ से आया, है ना? सो व्हाट इज दिस d1 एंड d2? तो यहाँ से आपके पास आएगा वेयर d1 इज द डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ द फर्स्ट डेटा पॉइंट माइनस कंबाइंड मीन, और d2 जो होगा मीन ऑफ द सेकेंड डेटा पॉइंट माइनस कंबाइंड मीन। x बार क्या है? सो x बार इज द कंबाइंड मीन, तो इसको भी लिख लो, x बार इज द कंबाइंड मीन, है ना? एंड इसमें साथ तो ये भी लिख लो साथ में। सो जो x बार होगा आपका, जो यहाँ x बार लिखा हुआ है, x बार इज द कंबाइंड मीन, एंड x बार जो है वो है कंबाइंड मीन, जिसका फॉर्मूला अभी लिखा था, क्या था? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, तो वो होगा x बार। ठीक है, तो ये प्रूव भी किया जा सकता है, तो जैसे थ्योरम है। ठीक है, यहाँ x बार क्या है? x बार कंबाइंड मीन है, और x बार का अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो यही था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये आ जाएगा। ओके जी, सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिजल्ट, जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, हालांकि इसमें लेंदी हो सकता है, कि जैसे कुछ डेटा मिस हो जाता है ना, या मिस ऐसा हो गया मिस्टेक से कुछ चेंज हो गया, तो उसमें क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, क्वेश्चंस करते हुए कुछ रिजल्ट दिखा देता हूँ, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखो, अभी इस थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो जो क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस लिखता हूँ, उसको ट्राई करके बताओ क्या आएगा। सो लेट, है ना, जैसे मैं लिख दूँ n1 इज इक्वल टू, मान लो जैसे 10 है, n2 इज इक्वल टू 20 है, x1 बार इज इक्वल टू 5, x2 बार इज 4, ठीक। एंड sigma 1 square is 9 and sigma 2 square is 16. देन आपको फाइंड करना है n1 इंटू साइजेस हैं, ठीक है ना, अभी जस्ट मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। n1 इंटू साइजेस हैं, x1 x2 बार जो है मीन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 वेरिएंस है। तो आपसे पहला पार्ट पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द कंबाइंड मीन, ये का वैल्यू क्या आएगी। दूसरा कंबाइंड वेरिएंस, है ना, इस तरह से। तो ये x बार अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ। कंबाइंड वेरिएंस क्या होगा। तीसरा कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या होगा। अच्छा, उसके लिए मुझे ज्योमेट्रिक मीन देना पड़ेगा ना, तो ठीक है। तो ये मैंने पूछा है कंबाइंड मीन, कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, निकाल के बताओ। तो आसान है, जस्ट फॉर्मूला जो मैंने लिखाए हैं उसको आप यूज करो, उससे आ जाएगा। Sir, mean 4.33. ओके, तो पहला 4.33 आ गया। हम्म
Sir, combined variance 16.039. ओके 15.03 है ना, 16.039. ठीक है ना। और इससे ही ये आ जाएगा, रूट ले लेंगे आप इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा फिर। 16 point. अच्छा 16, ओके ठीक है। सो 16.03 है ना। Sir, combined standard deviation, combined variance का square root हो हाँ जाएगा इसी ना? का स्क्वायर रूट ले लीजिए, हाँ 4.003. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और ये आप जानते हैं कंबाइंड वाले का एक्स बार, और ये यूज़ कर लेंगे आप, उसे उल्टा हो गया ना, सिग्मा अपॉन एक्स बार, ये आ जाएगा। ऐसा होगा तो इसको डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 0.9 के आसपास कुछ आएगा ना। मे बी, देखिए 0.92. हाँ है ना। तो इस तरीके से अगर आप पूछ लेता है इस तरह से फाइंड कर सकते हैं आप, अगर कुछ डेटा दे दिया सो यू कैन फाइंड। मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के। सो क्वेश्चन 2 में आपसे पूछ रहा है कि मान लो ऐसा है कि, हाँ चलो अभी कैलकुलेशन जस्ट करके देखो, जैसे N1 है लेट्स से 10, N2 जैसे लिया मैंने 15, ठीक है। G1 है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट डेटा, तो ये कुछ होगा तो वही मान लो कोई ऐसा नंबर ले लेता हूँ, मान लो 4 है एंड G2 इज 9। तो आपसे पूछता है देन व्हाट इज द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये निकालिए जरा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
सर सेकंड का है 0.81। 0.81। बाकी लोग देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 200 कैंडिडेट्स हैं जिसका एवरेज 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। अब इसमें ये बोला जा सर रहा है कि सॉरी, ये लॉग जी की वैल्यू आएगी, अच्छा तो लॉग उधर ले जाओ, एंटी लॉग नहीं लिया। हाँ एंटी लॉग ले लो, तो इसमें तो लॉग आप कौन सा वाला लॉग ले रहे हो देख लो, है ना, उसके अकॉर्डिंग। बेस ई वाला ले रहे हो तो ई की पावर हो जाएगी एंटी लॉग, अगर बेस 10 वाला ले रहे हो तो 10 की पावर हो जाएगी। जैसे एंटी लॉग ऑफ एक्स मतलब ई की पावर एक्स, अगर बेस ई वाला लॉग है तो एंटी लॉग ऑफ एक्स मीन्स 10 रेज़ टू पावर एक्स, अगर बेस 10 वाला लॉग है तो। सर ई वाला लेके 2.24 आएगा। तो अगर पहले आपने ई यूज़ किया है तो यहाँ ई ही यूज़ करेंगे, सो फिर 2.24। ओके, दूसरा क्वेश्चन में ये है कि 200 कैंडिडेट्स के लिए मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये दिया हुआ है। फिर बाद में ये पता चलता है कि लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, देखो कुछ पूछना है किसी को, तो लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड, सर हाँ सर इस दूसरे क्वेश्चन में तो कैलकुलेटर मिलेगा क्या? क्योंकि लॉग 9 और 15 की 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना। हाँ, लेकिन तो मैंने ऐसे लिख दिया है, मुझे लगता है एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, होता है स्क्रीन पे तो नहीं रहता है, आई थिंक सीयूटी में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और देगा भी नहीं एंटी लॉग शायद। को निकालना होगा। हाँ तो मतलब आई थिंक इस तरह क्वेश्चन फिर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कोई कर नहीं पाएगा फिर एग्जाम में, क्योंकि ऐसे तो लॉग आप कैसे निकाल पाओगे किसी नंबर का। तो अभी तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो, एग्जाम में मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए जिसमें कैलकुलेटर का यूज़ हो, है ना, वरना कोई नहीं कर पाएगा फिर वही सर तो फिर लॉग की वैल्यू दी रहेगी या फिर एंटी हाँ लॉग की? एग्जैक्टली वहाँ पे आपको साइड में या तो बगल में दिया होगा कि यूज लॉग दिस, योग जैसे डेटा देता है तो डेटा दिया होगा, कैलकुलेटर दिया नहीं होगा तो डेटा आपको दिया होगा कि यूज दिस लॉग, लॉग की वैल्यू दे रखी होगी आपको कि यूज लॉग दिस एंड लॉग दिस। So कहता later it was observed that later it was discovered that the scores 43 and 35 were misread, है ना, that the score 35 and अच्छा 43 and 35 this were misread as 30 and 53, ठीक है, सॉरी 34 and 53, तो यहाँ जो है 34 एंड 53 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बीच में एंड है, तो 34 एंड 53 रेस्पेक्टिवली। अब आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, तो फाइंड करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, दो पार्ट है इसमें। बताइए। तो यहाँ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम में वैसा नहीं मिलना चाहिए जो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
corrected me 39.8 तक। अच्छा 39.8, तो जो करेक्टेड एक्स बार है, यहाँ स्टार लगा देता हूँ 39.8। 895। सर मेरा तो 40.105 आ रहा है। अच्छा, देखो अलग अलग आंसर आ रहा है जी। सर 40.54 आ रहा है। अच्छा, मीन, एक मिनट। सर 105 वाला ठीक है। ये ठीक है। हाँ। ओके, बाकी लोग देख लीजिए। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मैं इस तरह क्वेश्चन हालांकि कम ही आए हैं। जो है कल आगे थ्योरी कराऊंगा अभी, और तो उससे क्वेश्चंस है। तो
तो जो एक्चुअल आंसर है उसमें ये है करेक्टेड मीन ना, So 40.105. 4105, लेकिन यहाँ तो एक नंबर मैंने सही लिखा ना, 43 एंड 30, 43 एंड 35, अच्छा यहाँ 43 एंड 65 लिखा है। अच्छा स्कोर 43 एंड 65 ओके ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया था, 105 वाला ही आया, ठीक है ना। तो मतलब ये सबका ये यार 40.105 वाला ही आ रहा है, यही आ रहा है जी। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा, बस उसमें जो नंबर उसको हटा के उसको इंक्लूड करना है, माइनस करके, है ना। स्कोर दिस एंड दिस वर मिस इंटरप्रेटेड एज दिस, तो ये इंक्लूड किया गया है, एक मिनट, ये इंक्लूड किया गया ना, तो इसको आप हटा के टू नंबर्स को इसको रिमूव करके वो इंक्लूड करेंगे, है ना, तो वैसा आ जाएगा। फिर ऐसे ही, तो जो आपका, आपको पता होगा ना जैसे फॉर्मूला जो होता है वेरिएंस वाला, कि जैसे मीन तो पता ही है ना, वेरिएंस में जो है हम लोग लिख रहे हैं वेरिएंस को, तो इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं ना, 1/n, इसको अगर आप खोलेंगे तो जैसे हम लोग ये हो जाएगा समेसन xi स्क्वायर, या अगर हटा दूं इस ब्रैकेट को, सो 1/n समेसन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है, इसको खोलेंगे यही आएगा। तो इससे भी कर सकते हैं, करेक्टेड ये फाइंड कर लीजिए, करेक्टेड ये फाइंड कर लीजिए, फिर पुट कर लीजिए, करेक्टेड सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, और करेक्टेड सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा तो बस देख लो। जैसे है ना, मीन में तो ठीक है समेसन एक्स आई अपॉन एन, तो करेक्टेड समेसन एक्स आई निकाल लेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे, उससे आ जाएगा। एंड तो एक्स बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बार तो आप इजिली निकाल पा रहे होंगे, 1/n समेसन एक्स आई, तो समेसन एक्स आई में टू नंबर्स को रिमूव करके, तो इसको रिमूव करके उसको इंक्लूड करना है, वही है ना। तो ये तो ठीक है, और नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करो। तो यू फाइंड करेक्टेड समेसन एक्स आई स्क्वायर, और ये तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो करेक्टेड मीन, तो ये क्या करेंगे, एक्स आई स्क्वायर में जो गलत है उसको हटा के सही वाले को इंक्लूड कर लो, एंड देन करेक्टेड ये माइनस करेक्टेड, तो इससे इजी होगा सॉल्व करना, ठीक है। फाइंड कीजिए, बताइए क्या आ रहा है। तो कल मैं आगे स्टार्ट करूंगा, जैसे है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन हो गया, क्यूनेस, है ना, स्क्यूनेस एंड स्क्यूनेस डिफरेंट बेस पे, है ना। निकाल पाएंगे जी। करेक्टेड समेसन एक्स आई स्क्वायर,
तो इसमें क्या करना है, 2 नंबर्स को जस्ट, अच्छा पहले उसको यूज करना पड़ेगा उसके लिए, यही है ना। तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास है 15 स्क्वायर, यही ना। आगे किसका आंसर आ गया क्या, 28.14। तो जो करेक्टेड सिग्मा स्क्वायर है या सिग्मा है, सिग्मा ना, तो करेक्टेड सिग्मा 28 बता रहे, स्टार लगा रहा मतलब करेक्टेड है 14। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, जैसे मतलब करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आप समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, जैसे समेशन एक्स आई यहाँ से निकालोगे तो आ जाता है एन एक्स बार, है ना, तो उससे वैल्यू निकल आएगी। और एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन से, तो क्या मिलेगी, एन टाइम सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, यही ना। ये आ जाएगा, तो इसको यूज कर लो। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो कि इसकी वैल्यू है क्या, सो करेक्टेड बाद में, पहले तो हम एक्चुअल वैल्यू निकाल ले कि एक्चुअल क्या है समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो एक्चुअल में समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालोगे एन टाइम, एन कितना है आपके पास 200, 200 कैंडिडेट्स हैं, सिग्मा स्क्वायर कितना है 225, और एक्स बार कितना है 40, 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है जी। तो इससे कितना आ जाएगा आपके पास, ये निकाल लीजिए। तो ये जो वैल्यू जो कैलकुलेट की गई थी, मतलब गलत वैल्यू है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लो कितना आता है। अब करेक्टेड एक्स आई स्क्वायर चाहिए है ना, ये देख लो आप कितना आता है। उसके बाद करेक्टेड एक्स आई स्क्वायर में क्या होगा, करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी उसमें से आप जो गलत कैलकुलेट को हटा दो, है ना। सो मिस इंटरप्रेटेड ये हुआ था, सो -34 स्क्वायर -53 स्क्वायर, और इसके बदले इंक्लूड कर लो जो इंक्लूड करना है आपको, 43 स्क्वायर और 65 स्क्वायर। सो पहले ये बताओ ये क्या है, फिर ये आ जाएगा। और करेक्टेड एक्स आई स्क्वायर आ गया, तो आपको करेक्टेड एक्स बार स्क्वायर ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से करेक्टेड सिग्मा स्क्वायर निकल आएगा जो कि है 1/n, करेक्टेड एक्स आई स्क्वायर यूज करो माइनस करेक्टेड एक्स बार का स्क्वायर यूज करो, ठीक है। तो ये करेक्टेड वाला यूज करो तो आ जाएगा, समझ आया कि नहीं, देख लो। पहले करेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालो, करेक्टेड एक्स बार तो आपने निकाल ही रखा है, तो उससे आ जाएगा, हो पाएगा जी। देखो जिन लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कितना आएगा कोई बात नहीं। सो बताइए कितना आ रहा है आपका, ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जो मैं लिखा हूं इसको कैलकुलेट करो। तो इससे जो वैल्यू यूज हुई है वो यूज होगा, इसको हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए जो गलत है उसको हटा के सही वाले को इंक्लूड कर लेंगे, तो करेक्टेड वैल्यू आ गया। अब वो करेक्टेड वाला यहाँ यूज करो और करेक्टेड ये यूज करो, आंसर आ जाएगा। मतलब थोड़े कैलकुलेटर यहाँ यूज होगा,
तो मतलब एग्जाम में ऐसा तो नहीं आना, जब भी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो ये ऐसा लेंदी नहीं आएगा, वो कुछ शॉर्टकट छोटा सा आएगा जिसमें इजीली आप कर पाओगे, जहाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वैसा बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी तो बस हम बेसिक डिस्कस, अभी थ्योरी में डिस्कस तो कर रहा था, ये बेसिक्स है जो आप ऑलरेडी जानते थे, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें जो मैं डिस्कस कर रहा था मीन मीडियन मोड और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, तो अभी कल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो ये बेसिक आप ऑलरेडी जानते हैं, कल हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कि ये क्या है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, है ना, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंट फॉर्म में, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई थिंक तुम अगर पीवाईक्यू देखोगे ज़्यादातर इस पे ही क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही जो है पीवाईक्यू में सीयूईटी के 23, 24, 22 के पेपर देखो उसमें है। एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा क्या है, बस उस तरह से उसका, है ना, कि इंटरप्रेट करना है उसको, बाकी यही है बेसिक। तो कल इसको डिस्कस करते हैं, कल कोशिश करता हूँ इसको कंप्लीट कर दूँ। तो आज बस हमने बेसिक डिस्कस किया है जो आप ऑलरेडी जानते थे या लोअर क्लास में पढ़े थे बचपन में अभी तक, बाकी आगे भी पढ़े होगे। स्क्यूनेस कर्टोसिस शायद 11th 12th में तो नहीं था, ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ा होगा, लेकिन रैंडम वेरिएबल के टर्म में अलग डेफिनेशन होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में अलग डेफिनेशन है। ठीक है, तो कल आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट, आज यहीं स्टॉप करता हूँ।